नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 200 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि पर टीकाकरण कर्मियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। देश के राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना कल होगी। केरल सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। श्रीलंका में कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघा नए राष्ट्रपति निर्वाचित। अनेक पश्चिम यूरोपीय देश भीषण गर्मी की चपेट में, तापमान ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े। आज विश्व शतरंज दिवस है। पारुपल्ली कश्यप और 3 अन्य भारतीय खिलाड़ी ताइपे बैडमिंटन ओपन सुपर टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में कल का प्रश्न था, भारतीय मजदूरों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ पहले बने कुछ मजदूर संघों में से एक मद्रास मजदूर संघ का गठन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बीपी वाडिया ने। इस संघ का गठन मुख्य रूप से बंकिंघम और पेराम्बूर के कर्नाटक मिल्स में भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार के कारण किया गया था। इन स्थानों पर श्रमिकों के लिए कार्य स्थितियां बहुत ही दयनीय थी। मद्रास श्रमिक संघ ने वर्ग संघर्ष के लिए श्रमिक एकता और सामूहिक उपायों को अपनाया। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं बागलकोट कर्नाटक के वीरप्पा पी तुमारामट्टी। मैं वीरप्पा तुम्बरमट्टी नवनगर बागलकोट कर्नाटक से बात कर रहा हूं। आकाशवाणी से प्रस्तुत आजादी का अमृत महोत्सव क्विज में विजेता बनने के लिए मैं बहुत खुश हूं। मैं आकाशवाणी 30 साल से सुन रहा हूं। आकाशवाणी से बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी मिलता है। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 25 जुलाई को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 200 करोड़ टीके लगाए जाने की उपलब्धि पर टीकाकरण कर्मियों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा पत्र भेजकर बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य सहायता कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों ने लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी से शुरू हुआ था।
इस महीने की 17 तारीख को देश ने 200 करोड़ टीके लगाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठंडे पहाड़ों से लेकर गर्म रेगिस्तान तक और दूर दराज के गांवों से लेकर घने जंगलों तक कोविड टीकाकरण कार्यक्रम ने ये साबित कर दिया है कि वो देश के हर कोने तक पहुंचने में सक्षम है। श्री मोदी ने कहा कि 200 करोड़ टीके लगाए जाने की उपलब्धि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और सेवा प्रदान करने की क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। संवाद में दल के कोच भी शामिल हुए। श्री मोदी ने भारतीय दल को श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। खेल की दुनिया के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। आप लोगों में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा कि आज इंटरनेशनल चेस डे है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि 28 जुलाई को जिस दिन बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम शुरू होंगे, उसी दिन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चेस ओलंपियाड की शुरुआत होगी। यानी आने वाले 10-15 दिन भारत के खिलाड़ियों के पास अपना दम खम दिखाने का, दुनिया पर छा जाने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं देश के प्रत्येक खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री के इस संवाद का उद्देश्य महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है और देश में खेलों के प्रति जबरदस्त माहौल बना हुआ है। जो 65 से ज्यादा एथलीट पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बस इसी एटीट्यूड को लेकर आपको वहां जाना है, खेलना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी झारखंड की सलीमा टेटे की तारीफ की। पश्चिम बंगाल की अंचिता शुली ने प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे वो शांत रहती हैं और योगाभ्यास से भारोत्तोलन में शक्ति मिलती है। कुछ योगा करते हैं हम जो सर, तो उससे दिमाग शांत हो जाता है और ट्रेनिंग के टाइम उसको बहाते हैं कि जोश के साथ सर एकदम फैमिली से फुल सपोर्ट रहता है कि करो, अच्छे से करो, हमेशा सपोर्ट ही रहा सर। अविनाश साबले ने इस बात का उल्लेख किया कि सेना ने स्टीपल चेज के प्रशिक्षण में कैसे उनकी मदद की। जो आर्मी की डिसिप्लिन है और जहां मैं इतना कठिन जगह पे रहा तो मुझे काफी फायदा हो रहा है। आर्मी की जो ट्रेन उसमें भी हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल के बीच में से जाना पड़ता है। मैंने आर्मी के बाद मुझे स्टीपल जैसे इवेंट में मतलब बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए पुरस्कार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अब नए रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का हमेशा मनोबल बढ़ाया है। दुनिया के शायद ही किसी देश में ऐसा होता हो जहां देश के प्रधानमंत्री वहां के खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते हों, चाहे वो मेडल जीत कर लाएं या ना लाएं, टूर्नामेंट से पहले हो या बाद में हो, सदा आपने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने का काम किया। पिछले कुछ वर्षों में खेलों का बजट दोगुना नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा किया है, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी खिलाड़ियों से आपका उसके लिए भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। इसमें भारत के 215 खिलाड़ी 19 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में कल से राष्ट्रमंडल खेल क्विज का प्रसारण करेगा। श्रोताओं को स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना होगा। श्रोता अपने जवाब हमें ईमेल AIRSportsScan@gmail.com पर भेज सकते हैं।
ईमेल के द्वारा सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। विजेता को भारतीय राष्ट्रमंडल खेल टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके भेजे सवालों का देंगे जवाब शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 20 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में मूल्य वृद्धि और जरूरी चीजों पर GST दरों में बढ़ोतरी को लेकर कार्यवाही लगातार तीसरे दिन भी बाधित रही। लोकसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्य मूल्य वृद्धि के विरोध में नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपनी सीटों पर बैठ जाएं और चर्चा में भाग लें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए आप सब चुनकर आए हैं। आप अपनी बात सदन में रखें, मुद्दों को सदन में उठाएं। जो विषय आप नारेबाजी कर रहे हैं, अच्छा हो, मैं आप सबको शून्यकाल के अंदर परमिशन दे रहा हूं। अगर कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं तो ये सदन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। देश में संसद लोगों की अभिव्यक्ति के लिए, लोगों की भावनाओं को उठाने के लिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और वस्तु तथा सेवा कर में वृद्धि को लेकर आज लगातार तीसरे दिन भी राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही। राज्यसभा में जब पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू हुई, तब विपक्षी दलों के सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के बीच उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन शोर शराबा जारी रहने के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सभापति ने मनोनीत सदस्य PT उषा को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने दुग्ध उत्पाद और गेहूं जैसे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर लगाए गए
जीएसटी वापस लेने के मुद्दे पर आज दूसरे दिन भी संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरने में कांग्रेस के अलावा वामदल, डीएमके पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति और अन्य दलों के सदस्य शामिल थे। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया कि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर बढ़ाने का हाल का फैसला कर चोरी रोकने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि इस पर अधिकारियों और मंत्री समूह सहित विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया और अंत में जीएसटी परिषद ने सभी सदस्यों की पूर्ण सहमति से इसकी सिफारिश की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि विपक्ष संसद में चर्चा से भाग रहा है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान किसी भी राज्य ने कुछ वस्तुओं पर बढ़ोतरी का विरोध नहीं किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने संसद के दोनों सदनों में व्यवधान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संसद में स्वस्थ और रचनात्मक चर्चा न हो। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि दाल व्यापारियों के लिए निर्यात में सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में श्री गोयल ने बताया कि सरकार ने अगले साल 31 मार्च तक अरहर और उड़द को मुक्त व्यापार की श्रेणी में रखा है। एक लिखित उत्तर में श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए दलहन के उत्पादन, उपलब्धता, कीमतों और बाजार की स्थितियों का विश्लेषण करने के बाद ये निर्णय किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 200 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि पर टीकाकरण कर्मियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्यवृद्धि और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और लोकसभा 4 बजे तक स्थगित। देश के राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना कल होगी। केरल सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। श्रीलंका में कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। अनेक पश्चिम यूरोपीय देश भीषण गर्मी की चपेट में, तापमान ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े। आज विश्व शतरंज दिवस है और पारूपल्ली कश्यप और 3 अन्य भारतीय खिलाड़ी ताइपे बैडमिंटन ओपन सुपर टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना कल राष्ट्रीय राजधानी के संसद भवन परिसर में 11 बजे शुरू होगी। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन, राज्य विधानसभाओं और अन्य निर्धारित मतदान केंद्रों पर सोमवार को मतदान कराया गया। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे जाने माने अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया के साथ भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। अरविंद पानगढ़िया ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक में समृद्ध भारत की ओर अध्याय लिखा है। उन्होंने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अपने विचार और अनुभव साझा किए। What this volume does is to bring together many different authors who have had some sort of association during these 20 years with the Prime Minister and to cover various areas.
The book is divided in about 5 different parts. So the first section of the book deals with the people first philosophy of the Prime Minister. So this section talks about women empowerment, people-centric approach to policy, and so on. Then the second section talks about politics of unity and development. Then we have the third section where it brings in economy for everyone. And the fourth section deals on governance, a new paradigm. And of course, then the Prime Minister has changed the governance quite dramatically in many, many different ways. श्री अरविंद पानगढ़िया से ये भेंट वार्ता आज रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकती है। ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। केरल सरकार ने राज्य में मंकी पॉक्स रोग से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को नमूने एकत्र करने, पृथकवास और इलाज से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। 20 जुलाई क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि है। 18 नवंबर 1910 को पूर्व बर्धमान जिले में जन्मे बटुकेश्वर दत्त स्वतंत्रता सेनानियों चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के करीबी सहयोगी थे। वर्ष 1924 में बटुकेश्वर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से मिले थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने ही उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने ही सेंट्रल हॉल में बम फेंका था। बहादुर कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया ताकि अन्य लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए प्रेरित किया जा सके। जहां भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए फांसी दे दी गई, वहीं बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। क्रूर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, भेदभावपूर्ण और जेल की अमानवीय स्थिति के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। जेल से छूटने के तुरंत बाद उन्हें तपेदिक हो गया, जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ, लेकिन ये उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना को रोक नहीं सका। उन्होंने 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, उगारते हैं ये जमीन आसमान शहीद हो।
बटुकेश्वर दत्त का लंबी बीमारी के बाद 1965 में 19-20 जुलाई की मध्यरात्रि को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला में वहीं किया गया, जहां उनके साथी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर का हुआ था। आकाशवाणी समाचार की ओर से देश के इस वीर सपूत को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी गिरिजा शंकर अग्निहोत्री का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1897 में मध्य प्रदेश के मंडला में। गिरिजा शंकर ने 1930 में मंडला जिले में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिसके कारण उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1934 में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी मंडला आए और गिरिजा शंकर के निवास स्थान में रहे तथा क्षेत्र में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन का संचालन किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरिजा शंकर अग्निहोत्री ने अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद गिरिजा शंकर राजनीति से जुड़ गए और 15 फरवरी 1953 को अपनी मृत्यु तक लोक सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। इस महान भारतीय को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज हम गुलाम मोहम्मद को भी याद कर रहे हैं, जो 1857 के आजादी के पहले युद्ध के दौरान विद्रोहियों में शामिल हो गए थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़े थे। एक टकराव के दौरान उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया और शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। गुलाम मोहम्मद को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें मार्च 1859 में अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां 20 जुलाई 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के लिए जीवन का बलिदान कर देने वाले इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। 24 जुलाई को सुनिए कार्यक्रम का पहला अंक। आपके सवाल हमें 22 जुलाई तक मिल जाने चाहिए। ये आकाशवाणी है। श्रीलंका में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को आज देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया। संसद के अध्यक्ष ने चुनाव परिणामों की घोषणा की। श्रीलंका की 225 सदस्यों वाली संसद में रानिल विक्रमसिंघे को 134, डालस अलापेरुमा को 82 और अनुरा कुमारा दिसानायका को 3 वोट मिले। पश्चिम यूरोप में तेज गर्मी और लू के कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। ब्रिटेन में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पारुपल्ली कश्यप, किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ और प्रियांशु राजावत ने आज पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। आज विश्व शतरंज दिवस है। 1924 में पेरिस में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। 12 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में घोषित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 200 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि पर टीकाकरण कर्मियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित।
राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और लोकसभा 4 बजे तक स्थगित। केरल सरकार ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। श्रीलंका में कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघा नए राष्ट्रपति निर्वाचित और अनेक पश्चिम यूरोपीय देश भीषण गर्मी की चपेट में। तापमान ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।